तो आज हम वो चीज़ें करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में छूट गई थी। यहाँ से जो पहले का पोर्शन है हम वो पूरा कर चुके थे, सीरीज़ वीरीज सब कुछ। तो आज जो हमें शुरू करना है वो है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है 3 टॉपिक। एक है परम्यूटेशन, दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन, और तीसरा है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो इनसे कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, आपको उन्हें कैसे टैकल करना है, आइए इन सारे के सब के बारे में एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन। देखिए परम्यूटेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता। परम्यूटेशन में सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बता दूं, आपको शायद पता भी हो। तो देखिए होता क्या है, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 फैक्टोरियल 1, मतलब देखिए अगर कोई भी चीज़ फैक्टोरियल में है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके पीछे तक के सारे डिजिट के नंबर आपको शो करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 नहीं होता है, राइट। 7 फैक्टोरियल अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब है 7 है, वहाँ 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और आपको इन सबको इंटू करना पड़ता है। मान लीजिए ऊपर है 7 फैक्टोरियल और नीचे है आपका 5 फैक्टोरियल, तो आप पता है कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 7 को खोल लीजिए पहले, 7, 6, फिर 5 को फैक्टोरियल यहीं पे छोड़ दीजिए, इसे मत खोलिए। नीचे क्या है आपका 5 फैक्टोरियल, यहाँ भी 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7, 6 आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। एक फैक्टोरियल से दूसरा फैक्टोरियल ही कट सकता है। यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 से 5 नहीं कट सकता था, वो उससे पीछे की सारी गिनतियाँ आपको लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 8 है, 17 है, तो 17, 16, 15, 14 ऐसे करते करते 1 तक जाता है। ठीक, तो फैक्टोरियल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं परम्यूटेशन पे। तो देखिए परम्यूटेशन वैसे होता क्या है। परम्यूटेशन हम एक और भाषा में बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस टाइप का अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेसिकली जो है परम्यूटेशन को अरेंजमेंट बोला जाता है। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया एक है राहुल, एक है रमन और तीसरा है राकेश। ठीक, अब इनका अरेंजमेंट करना है। मान लीजिए 3 सीटें हैं, आपको 3 बिठाने हैं। ठीक, आप चाहे तो इसको फर्स्ट में बिठा सकते हैं, इसको सेकंड में, या इसको थर्ड में, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो आप इसको यहाँ बिठा सकते हैं, इसको यहाँ बिठा सकते हैं, और इसको यहाँ बिठा सकते हैं। मतलब ऐसा ऐसा कर करके कितने टाइप्स में आप बिठा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, अरेंजमेंट कर रहे हैं आप किसी चीज़ का। इसी की जगह कलर भी हो सकते थे कि आपका पास ये मैप है, 3 टाइप के कलर हैं, तो तीनों में से अगर आप कभी 2 इस्तेमाल, ऐसे टाइप में बहुत। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले परम्यूटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो परम्यूटेशन में एक फॉर्मूला होता है n परम्यूटेशन r। ठीक, n का मतलब होता है टोटल नंबर, जितने भी देखें, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव हो, बुक्स भी हो सकता है, पेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस टोटल नंबर वो देगा आपको। r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ परम्यूटेशन से, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ उसको मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है, कंसिडर अ ज्योग्राफिक मैप ऑफ 3 कंट्रीज़। मतलब आपके पास एक ज्योग्राफिक मैप है 3 कंट्रीज़ का। ईच कंट्री टू बी पेंटेड विद अ डिफरेंट कलर, मतलब हर एक कंट्री को डिफरेंट कलर से पेंट करना है। देयर आर 6 कलर अवेलेबल, आपके पास 6 कलर अवेलेबल है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी पेंटिंग बी डन। ठीक, तो मतलब आपको 3 कलर से पेंट करना है, और हर कलर जो है अलग होना चाहिए। अलग का मतलब क्या है, वो रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए आपके 3 मैप है, मैप नंबर 1, ये मैप नंबर 2, ये मैप नंबर 3, राइट। अब ये मैप है, कंट्री का मैप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वरना ज्योग्राफिक मैप बहुत बड़ा होता है, उसमें आप नहीं कर सकते। 3 मैप ऑफ 3 कंट्रीज़ लिखा है उसने, तो मतलब 3 कंट्री का मैप है। अब मान लीजिए मैप 1 पे आपने कर दिया अगर रेड, ठीक है, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ रेड, एक ले लेता हूँ मैं ब्लू, एक ले लेता हूँ मैं पिंक, एक ले लेता हूँ मैं येलो, दूसरा ले लेता हूँ मैं ऑरेंज, तीसरा ले लेता हूँ मैं वॉयलेट। ठीक, तो ये 5 कलर के कलर मैंने ले लिए हैं, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ऑरेंज, वॉयलेट। ठीक है, अब आपको 3 मैप दिए गए हैं। उसने कहा तीनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। मान लीजिए आपने पहला रेड दे दिया, मतलब दूसरे में आप रेड नहीं दे सकते, और ना ही तीसरे में दे सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप सोच रहे होंगे रेड ही क्यों, चलो ब्लू देते हैं। मान लो ब्लू दे दिया आपने, कोई भी कलर दे दो, कोई भी कलर का मतलब है कि 6 कलर अगर आपने दिए,
अगर 6 कलर आपके पास इसमें चॉइस है और 6 में से एक आपने इस पर दे दिया, तो मतलब आपको इसको उन 5 में से एक देना पड़ेगा जो रिमेनिंग है। मैं ये नहीं कहता कि रेड ही दो, कोई दिक्कत नहीं, आप येलो दे दो, ऑरेंज दे दो, वॉयलेट दे दो, कोई भी, पर जो आप कलर इस पर दे दोगे उसको आपको माइनस करना है 1। 5 बचे, मतलब 5 अब इस पर ट्रांसफ़र होंगे। अब जो 5 बचे, मान लीजिए रेड दे दिया, तो इन 5 में से अब कोई भी आपको इसको देना है। मान लीजिए आपने 1 दे दिया, अब इस 5 में से भी वो कलर माइनस करना पड़ेगा, बचे 4। अब वो जो चौथा कलर है वो आपको, वो 4 में से आप उनमें कोई भी दे सकते हो, ठीक। आप चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे वहाँ से, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कभी कभार इस लैंग्वेज में लिख देता है पेंटेड विद अ डिफरेंट कलर। अब देखिए, अगर आप इसको 6 इसको 6 कर देते हैं, तो इसमें हो सकता है ब्लू, चलो अगर आपने मान लो इसमें रेड दे दिया, इसमें ब्लू दे दिया, इसमें पिंक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसमें आपको इसको भी रेड देना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, क्योंकि आपने 6 ले लिया होता। ये मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी इसलिए मैं इसको 6 मान रहा हूँ। 6 में से एक गया तो 5, 5 में से एक गया तो 4, मतलब जो इसको पेंटिंग करने के वेज जो होंगे वो होंगे 6, 5, 4। तो ये हो गया 6, 5 जा 30, और 30 × 4 जब हम करते हैं तो आ जाता है 4, 3 जा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक। अब इसी के वे में आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं परम्यूटेशन के तौर पे समझाता हूँ। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ कलर आपके पास कितने थे? 6। देखिए n जो है, देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इसमें जो p है परम्यूटेशन को दोहराता है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? कलर है। तो कितने हुआ? n 6। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं कलर? 3 मैप में लगाना है तो 3 सेलेक्ट करने हैं, सिंपल सी बात। तो n कितने हो गए टोटल? p हो गया परम्यूटेशन और 3 हो गया आपके कलर। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल। मैंने 6, 5, 4, 3 का फैक्टोरियल नहीं खोला क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, इसलिए इससे इजीली कट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका फैक्टोरियल नहीं खोला। आंसर आ जाएगा आपका 120। अब 2 कंडीशन आती हैं, इसमें बुक में नहीं दी गई है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आपका जो फॉर्मूला है तभी के लिए वैलिड है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। सपोज कीजिए कि अगर उसने बोला होता सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, और अगर आपको उसने बोला होता कि सेम कलर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि पेंटेड विद अ डिफरेंट कलर, मान लीजिए उसने बोल दिया पेंटेड टू द सेम कलर, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भी 6 में से किसी पे भी कर सकते हो, इसमें भी 6 में से किसी को। ये रेड 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 भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये एक कंडीशन ये जुड़ जाएगी। ये ब्लू 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 भी हो सकते हैं, ये भी जुड़ जाएगा। ये पिंक 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 भी हो सकते हैं, एक कंडीशन। ये 3, 4, 5 इस टाइप की और कंडीशंस भी इसमें ऐड होंगी। हो सकता है ये ब्लू ब्लू ब्लू, पिंक पिंक पिंक, रेड रेड रेड, कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है? उस कंडीशन में देखिए n की पावर r हो जाता है, जो आपका फॉर्मूला है n की पावर r में बदल जाता है, ये वाला, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। और इसका आप यूज़ कैसे करेंगे? n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कलर कितने हैं आपके पास? 6। कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3 × 3 × 3, तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो। ये आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 36, इसके बाद इंटू कर लीजिए, 6 6 जा 36, यहाँ 3 आ जाएगा, 18, 19, 20, 21। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो देखिए कितना फ़र्क है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो देखिए कितना फ़र्क है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा गाइस, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर रिपीटिशन वो बोलता है तो परम्यूटेशन में ये वाला लगेगा, और रिपीटिशन अगर वो नहीं कहता है तो ये वाला कहता है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये वाला लगेगा, वही जो ऊपर था। और रिपीटिशन अलाउड है तो ये n क्या है, टोटल नंबर, r क्या है, जितना आपको सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, आपको प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, क्योंकि बुक से जो इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ना के बराबर पूछा जाता है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर निकालने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें और उनसे देखिए कि क्या क्या बोल रहा है। आपको परम्यूटेशन भी वो गिवन नहीं देगा, आपको खाली बोल देगा कि सॉल्व दिस या नंबर ऑफ वेज निकालिए। आपको पता लगाना पड़ेगा कि परम्यूटेशन की बात कर रहा है या कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आइए अब चलते हैं कॉम्बिनेशन पे। आपको आई होप परम्यूटेशन समझ आया होगा। अरे कुछ नहीं है, खाली n की जगह टोटल नंबर और r की जगह जितने सेलेक्ट करने हैं बस फॉर्मूले में डाल दो। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये वाला, नहीं है तो ये वाला, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। मान लीजिए अगर आपकी क्लास में कोई टीचर आया, 50 बच्चे हैं आपकी पूरी क्लास में, राइट। ये पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, और कोई टीचर वहाँ एंट्री लेता है और बोलता है कि मुझे अपने काम के लिए, किसी काम के लिए कोई भी 3 बच्चे चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो 50 में से 3 बच्चों को लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो सिलेक्शन कर रहा है,
कि 3 बच्चे मुझे चाहिए। उसी टाइप से जैसे रेस होती है, रेस में क्या होता है, आप देखिए अब रेस में क्या है कि 10 बच्चों की रेस है। भर्तियों में क्या होता है इंडियन आर्मी की 50, 250, 300 ऐसे लेते हैं, तो उसमें कितने सेलेक्ट होते हैं 28। स्कूल की रेस में कितने सेलेक्ट होते हैं 8। तो इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन करना, किसी ग्रुप में से सिलेक्शन करना है, किसी सेट में से सिलेक्शन करना, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है। और देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही देखिए, परमुटेशन क्या होता है कि मान लो 10 लड़के खड़े हैं यहाँ रेस के लिए, ठीक, ये कितने हो गए 3 3 6 7 8 9 10। आप चाहे तो इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको ऐसे करके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि इन सब में से 3 ही जीतेंगे तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, राइट। तो देखिए आपको जब छांटना पड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसको किन्हीं किन्हीं बुक्स में ऐसे लिखा जाता है NCR, किसी किसी में ऐसे लिखा रहता है। इग्नू की बुक में दोनों ही लिखे हैं, खैर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या है, n माइनस n क्या है, r क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए इससे सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं बुक्स का ही, ठीक है। बुक्स का करना सही रहता है, आपको सबसे पहले बुक का ही करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए सैम्पल्स में, क्योंकि अगर आपसे बुक का नहीं हो रहा तो सैम्पल में जाने के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 17 उठाता हूँ मैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू चूज एनी 3 कोर्सेज आउट ऑफ 12 कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ साइंस। स्कूल ऑफ साइंसेज का मतलब साइंस साइड की बात कर रहा हो। अगर आप इग्नू से BSc कर रहे हो, जो कि कर ही रहे होगे, इग्नू का ही सिलेबस है, तो आपको पता होगा वहाँ पे मैथ्स के भी कितने सब्जेक्ट हैं, MTE 1 2 3 4 8 12 तक हैं शायद। तो उनमें से क्या करना है, 3 छांटना है। अब 3 आप कोई भी छाट सकते हो, MTE 1 2 4 1 2 3 1 2 9 1 2 12, उसी की बात कर रहा है वो 3 में। तो कितने वेज में आप छाट सकते हो, 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते। तो देखिए टोटल कितने हैं 12। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, इसमें टोटल का मतलब क्या होता है n, परम्यूटेशन में भी टोटल का मतलब क्या होता है n। तो इसका मतलब टोटल कितने हैं आपके पास 12, तो n की जगह आएगा 12। r कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, r क्या आ गया 3। अब n माइनस आर मतलब 12 माइनस 3, तो कितना बचेगा 9, जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे उल्टी तरीके से लिख दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऊपर 12 फैक्टोरियल है, नीचे 9, तो 12 को आपने 9 तक खोल दिया। देखिए इसने पहले 9 तक खोल दिया, क्योंकि मैंने बोला था नीचे वाले से ऊपर वाला फैक्टोरियल काटना है, तो 9 तक ही खोलो। तो 9 से 9 कट गया, बचा 3, इसको इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 220। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज 5 क्वेश्चन टू आंसर, मतलब 5 क्वेश्चन चूज करने हैं आंसर देने के लिए आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए 8। टोटल क्वेश्चन को हम किससे डिफाइन करते हैं, n से, n की जगह आ जाएगा 8। कितने आपको चूज़ करने हैं 5, मतलब आपका r जो है वो हो जाएगा 5। तो n माइनस आर के फॉर्मूले में लगा दीजिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और आपका क्वेश्चन जो है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, तो इसके बिना टाइम वेस्ट करें इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लूँगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। वैसे तो बुक में जो है वो दिया गया है एक्सपेंशन पे, एक्सपेंशन बोल रहा है कि एक्सपेंड कीजिए 2x + 5 का, पर ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए मैं इसको छोड़ के आपको वो वाला कराता हूँ जो मैंने देखा है, काफ़ी बार इग्नू में पूछा गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसका एक्सपेंशन कैसे करते थे आपको पता होगा, NCRA n माइनस आर बी आर, खोलते रहते जब तक y की पावर 0 नहीं होती थी। इसकी पावर जो है x की पावर डिक्रीजिंग में जाती थी या y की पावर इंक्रीजिंग में, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये वो टर्म बताना है जिसमें x ना हो, वो वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, ठीक है। इसके 6 हैं, मतलब 7 टर्म होंगे इसके कुल मिला के, ठीक। अब देखिए x माइनस वाई का n, ये आपका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे भी माइनस के प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो जरा आप ध्यान से देखें तो कुछ इस टाइप से है, मतलब यहाँ बीच में माइनस है, और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ प्लस है। तो क्या मैं जो क्वेश्चन में लिखा गया है इसको क्या मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये माइनस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस ही होता है, मतलब इसे खोल के आना यही है। अब मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ इसको कन्वर्ट, क्योंकि देखिए अगर ये जो फॉर्मूला है ये प्लस में है,
प्लस में है तो देखिए अभी आगे बीच में प्लस, अब मैं इसको इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो NCR, N क्या है ये पहले बता चुका हूँ टोटल नंबर, R क्या है अभी आपको नहीं पता, X क्या है मैंने आपको बता दिया, X जो है आपका ये वाला टर्म होगा पूरा, ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा X, ये है पूरा का पूरा आपका Y, ठीक। तो X की पावर N माइनस R, N क्या है आपका 6 माइनस R का R वैसे ही आएगा। अब Y क्या है आपका -3, ये वाला Y है, तो ये आपको Y की जगह पुट करना है। R क्या है आपका, R कुछ नहीं है अभी, R आपको पता नहीं, तो देखिए इस फॉर्मूले पे आपने पुट किया NCR, N की वैल्यू पता थी आपको 6, X पता था आपको ये, N माइनस R मतलब 6 माइनस R, और Y की वैल्यू थी ये, R का R ऐसे आ गया। अब आपके अगर थोड़ा मैथमेटिक्स की ज़रूरत है मेरे को, तो देखिए NCR तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए इस पर क्या कह रहा है, मैंने बाहर से मल्टीप्लाई से पावर मल्टीप्लाई की। देखिए होता क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है डॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है एक्स की पावर 4, इसका मतलब इंटू नहीं है, इसका मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। लेकिन अगर मैं इस देखिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूँ, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, तो ये होगा 3 5, ये 5 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 3 की पावर 2, तो ये आपका होगा एक्स की पावर 6, ठीक है। तो ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस बात पे ध्यान रखें। अब इस पर क्या है, देखिए पावर पे पावर है, तो मैं क्या करूँगा 2 को इंटू करूँगा, पहले 2 को 6 से इंटू करा 12 आ गया, और इससे इंटू करा -12, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। अब मैंने देखिए किया क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बताना भूल गया मैं कि एक्स स्क्वायर मैंने बाहर कैसे लाया। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए यहाँ पर 4x है और बाहर स्क्वायर है, इसका आंसर क्या आएगा 16x स्क्वायर। अगर सेम कंडीशन यहाँ पर है 4x स्क्वायर, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका आंसर भी क्या आएगा 16x का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, और क्यों करी है, क्योंकि मुझे x का टर्म अलग चाहिए, इसलिए करी। देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 x का स्क्वायर 6 माइनस आर। अब देखिए मैंने x स्क्वायर बाहर ले लिया 6 माइनस आर, और 3/2 6 माइनस आर अलग ले लिया। उसी की तरह मैंने यहाँ पर भी किया, -1/3 अलग जगह ले लिया और x अलग जगह ले लिया। अब ये x माइनस आर कैसे आया, देखिए ये क्या है 1/x की पावर r था। अगर मैं इसे ऊपर ले आऊँ तो x की पावर -1 r हो जाएगा। अब ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, -r + 1 क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का r। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, x की पावर माइनस का r। समझ में आ गया होगा। अरे कुछ नहीं किया यार, 3/2 को अलग ले लिया, x का टर्म मैं अलग ले रहा हूँ। अब ये भी x है ये भी x है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, ये वैसी रहेगा ये भी वैसी रहेगा, यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये दोनों x के सेम टर्म है। तो वही किया मैंने, ये पूरा वैसे का वैसा ही है, ये भी पूरा वैसे का वैसा ही है, इसमें चेंज किया, वो -r इसमें ऐड हो गया तो हो गया -3r। तो ये जो आपकी इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ तक आनी चाहिए। क्या करा हमने, कुछ नहीं किया, n- का फॉर्मूला लगाया, x ये वैल्यू थी, y की ये वाली वैल्यू थी, उसके बाद x के टर्म अलग किए, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा मैं x के टर्म अलग किए। यहाँ से x को अलग कर दिया, यहाँ से x को अलग कर दिया, -1/3 एक जगह रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x इसको अलग ले लिया, यहाँ पे 1/3 अलग ले लिया, और ये जो x है इसको अलग ले लिया। उसके बाद x की पावर माइनस को इससे सॉल्व किया, -r -2r, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है तो -3r हो गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको r की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो x0 आए। अब आपको इस पे दिमाग ख़राब करने वाली ज़रूरत नहीं है कि कैसे आएगा क्या आएगा। मान लीजिए तो आसान सा है 12 - 3r, पर आपको करना क्या है, अगर इससे कोई टफ इक्वेशन यहाँ पर रहती है, आपको करना क्या है, ये सबको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको सिर्फ 12 - 3r को =0 ले लेना है फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। देखिए 12 - 3r को =0 ले लिया, r की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए r की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो 4 3 12 और 12 - 12 =0, और जिसकी पावर 0 होती है हम उसे 1 लिखते हैं, मतलब x का खेल खत्म। अब x का खेल खत्म हो जाएगा, तो उसने पूछा क्या था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिस पे x ना हो, तो वो कौन सा टर्म होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये इक्वेशन आपको पकड़ लेनी है, इसको रखना है =0 के 0, बाकी सब वैसे ही छोड़ देना है। फिर जब आपके पास r की वैल्यू आ गई, अब इस इक्वेशन में r की वैल्यू डाल दीजिए, r आ गया 4, 3/2 4, ऐसे करके देखिए हर जगह पे इस इक्वेशन में मैंने r डाल दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था x, इसको देखिए मैंने पहले इसको लिख लिया यहाँ पे, फिर इसको लिख लिया यहाँ पे, फिर इसको मैंने लास्ट में लिख लिया x की पावर 0 मतलब 1 हो गया, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 6c4 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसकी वैल्यू आएगी 15। अब 3/2 का स्क्वायर देखिए, 6 - 4 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4,
और -1 हो कुछ भी हो, पर देखिए पावर क्या है, इवन है। इवन पावर में अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना हमेशा प्लस ही है। तो -1 का स्क्वायर 4 1 ही होता है, और -3 का पावर 4 क्या होता है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो यहाँ 81 लिख लिया। 9 9 जा 81, यहाँ 9 बचा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आंसर आ गया आपका 5/2। अब कौन सा टर्म है अगर वो पूछता है कि इंडिपेंडेंट है, तो देखिए आपकी आर की वैल्यू क्या आई थी 4, आर की वैल्यू 4 एक फॉर्मूला होता है TR+1, आर की वैल्यू आई 4 मतलब 4 + 1 5, तो मतलब फिफ्थ टर्म आपका जो है वो इंडिपेंडेंट होगा x से। तो यही है, कुछ नहीं किया, यहाँ तक आपको निकालना आ गया होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ से यहाँ तक का ड्राइव किया, फिर जो x की पावर है उसको हमने पकड़ लिया, क्योंकि x की पावर ही हमें 0 करनी है, और x की पावर 0 तब होगी जब r की वैल्यू 4 होगी। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, r की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाली, उसे डिराइव किया, इसका फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशन का, सॉल्व किया, आंसर आया 5/2, और हमें टर्म निकालना था। देखिए वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, मैं साफ बात बोलूँ आपको, ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या बोला था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। r अगर 4 आया तो TR+1 मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा x से। आपका क्वेश्चन तो वैसे यहीं ख़त्म हो गया, आप यहीं पे डाल के भी छोड़ सकते थे, ठीक है, पर आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, वैसे आप यहाँ पे डाल के छोड़ सकते थे। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें शायद एक से ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ जाएँ, शायद 2-3 से ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ जाए, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको ही सॉल्व करेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो है एक कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा है और परम्यूटेशन पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।